हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, पदार्थों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, एसएससी या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपसे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। ये इसका पार्ट नंबर 1 है इस टॉपिक का। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 आएगा और ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बचेगा नहीं। तो अगर इन वीडियोस पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आपको सारा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कराऊंगा। फ्रेंड्स, अगर और भी अच्छी तरीके से आप साथ देते हैं तो मैं फिजिक्स और बायो के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ को ये तीन भौतिक अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहला है ठोस, नेक्स्ट है द्रव, फिर हमारा गैस। ये 3 अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। बात करते हैं ठोस की। तो ठोस में क्या होता है, ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित आकार होता है। क्या होता है इसकी एक निश्चित बाउंड्री होती है, तो इसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। बात करते हैं द्रव की। तो कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो द्रव क्या होता है आप सब जानते हैं। अगर पानी है, पानी को आप जिस बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार चेंज होता रहेगा उसी के हिसाब से। इसी तरह से गैस की बात करते हैं तो इसका भी आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयतन की। तो ठोस का आयतन एक निश्चित आयतन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करते हैं द्रव की। तो द्रव का भी आयतन कैसा होता है, एक निश्चित आयतन होता है। और गैस की बात करते हैं तो गैस का कोई भी आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी कि इसका आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला है कोई बहाव नहीं होता है, यानी कि ठोस में क्या होता है, बहने का कोई भी गुण नहीं होता। आप ठोस को कहीं भी डालेंगे तो ऐसा नहीं वो ठोस बह के कहीं दूसरी जगह चला जाए। लेकिन अगर द्रव को आप डालेंगे कहीं पर तो द्रव क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो द्रव के अंदर क्या होता है, बहाव होता है। और गैस में क्या होता है, गैस में भी क्या होता है, बहाव होता है, यानी गैस को भी आप बहता देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कण अत्यंत आसपास होते हैं। तो कहने का मकसद ये है, कोई भी अगर पदार्थ है तो वो कणों से मिलकर बना होता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें दुनिया पे बनी है सब कणों से मिलकर बनी है। तो ठोस के कण बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक। उससे थोड़ी दूरी पर, यानी कि ठोस से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर किसके होंगे, द्रव्य के होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कणों के बीच एक स्थान होता है, किसके, द्रव्य के। द्रव के कण थोड़ी दूरी पर होंगे, इस तरह से होंगे। लेकिन गैस के कणों में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान मिलेगा। मान लो आपके पास ये कोई गैस है, तो गैस के कण कैसे आपको मिलेंगे, तो गैस के कण आपको दूर दूर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर इसके गैस के कण होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संपीड़ितता नगण्य होती है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, संपीड़ितता का मतलब होता है कि कितना इसको दबा सकते हैं। तो अगर आप ठोस की बात करते हैं तो ठोस को आप जितना भी संपीड़न करते हैं तो इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि आप बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव की। इसमें आपको थोड़ा बहुत संपीड़न देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत दब सकती है। लेकिन अगर गैसों की बात करें, आपको जितना चाहें उतना ज़्यादा इसके अंदर संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इसका ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ को वैसे तो आपको आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो बात करते हैं, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। तो आप समझ सकते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। यहाँ तक कि दोस्तों एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। और उसे हम क्या कह सकते हैं, वो पदार्थ है। तो कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, क्या करती है, स्थान घेरती है, और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ है। मान लो आपके पास सुई है, तो सुई का भी एक, सुई भी कुछ ना कुछ एक स्थान घेरती होगी और उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो सुई भी हमारी किस कैटेगरी में आएगी, पदार्थ की। एक बड़ा सा हवाई जहाज अगर ले लें, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, वो भी आपकी नज़र में एक पदार्थ है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कणों के भौतिक गुण। तो पदार्थ कणों से बना है, आपको बता ही चुका हूँ। तो पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। ये सतत नहीं है। सतत का मतलब ये क्या मतलब है, सतत नहीं। मान लो ये क्या है, ये एक पदार्थ है, तो ये कणों से मिलकर बना है। अब कण का सतत का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक अरेंजमेंट फॉलो कर, अरेंजमेंट का मतलब है एक लाइन में, सीधी लाइन में। कण कहीं भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब यही है, ये सतत नहीं है। लिखा पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तो ये बात जाहिर सी बात है, जितनी भी चीज़ें बनी हैं मिलके सब
पदार्थ से मिलकर बनी है और जो कण के होंगे उसके क्या होंगे, छोटे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थों के कणों के अभिलक्षक गुण। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी हैं सब पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, और पदार्थों के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं। तो कणों के बारे में ये होता है कि कण क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं एक दूसरे के। अगर उनके मान लो जैसे कि ठोस है, ठोस के अंदर कण बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उनकी गति का आपको पता नहीं चलेगा। द्रव के कण थोड़ी दूरी पर होंगे तो हो सकता है आपको पता लग जाए, लेकिन गैसों के कण क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस वजह से उनके अंदर बहुत तेज़ गति होती है, उसे हो सकता है आप देख भी लें। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे किसी भी, अगर आप किसी मान लो द्रव को खौला रहे हैं, द्रव को का तापमान बढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर जो कण होंगे उनकी क्या होगी, गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ने से उनके क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला है हमारा, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये सही बात है, अगर ठोस होंगे तो ठोस के भी कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन ठोसों के अंदर जो रिक्त स्थान होगा बहुत कम होगा, और गैसों के अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा, द्रवों के अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन गैसों के बीच बहुत ज़्यादा होगा। गैसों के कणों के बीच आपको बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित यानी रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थों कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। मान लो आपके पास पानी के कण हैं, पानी है आपके पास, अब पानी के जो कण हैं वो भी पानी के कणों से मिलकर बना है, तो कणों के बीच उनके रिक्त स्थान होगा। अब उसमें चीनी घोलेंगे तो चीनी कहाँ पर जाएगी, चीनी उन रिक्त स्थानों पर जाएगी जो कणों के बीच में बची हुई। तो चीनी के कण पानी के उन कणों के जो रिक्त स्थान है उसमें जाकर फंस जाएंगे, तो क्या होगी, चीनी उसके अंदर घुल जाएगी। तो बस इस पॉइंट का यही मतलब है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आपको दिया गया है लाख गुना आकर्षित पानी कण। तो आपको ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये उसी का मतलब है। कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान होता है, बता ही चुका हूँ। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, ये आपका कोई पदार्थ है, इसके अंदर कण हैं, तो कण एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब हम पानी का नल खोलते हैं और पानी की धार अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या ये धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब क्या है, ये पानी के कण एक दूसरे से आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो इस बात का मतलब इतना सा होता है कि आपका अगर पानी की धार आपने देखी होगी, पानी की धार है, अगर आप बीच में क्या करते हैं, उंगली तो लगा देते हैं, बीच में आप इस तरह से उंगली लगाते हैं, तो क्या पानी की धार इस तरह से जाने लगती है? नहीं जाने लगती, इसी तरीके से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि कण एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के कण आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से गति नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए इनकी गतिज ऊर्जा भी कम होती है। द्रव अवस्था में मध्यम होती है और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक। अब क्या होगा, जो जितनी ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी अच्छी तरीके से बांध के रखेगा, यानी ठोस के कण बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, इनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और द्रव के बीच मध्यम होगा और गैसों में सबसे कम होगा। गैस के कण क्या होंगे, मान लो ये कोई गैस है, आपके क्या गैस है, तो गैस के कण एक ये, गैस के कण आपको दूर दूर दिखेंगे इस तरीके से, तो इनके बीच आकर्षण बल क्या है, बहुत कम होगा। अगला पॉइंट दिया गया है, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। तो जितना ज़्यादा दूर कण होंगे उतनी ज़्यादा उनके अंदर गति करने की जगह मिलेगी। अब मान लो आप भीड़ वाले इलाके में हैं, ये कोई मेला वगैरह है, तो मेले में क्या होता है, अगर भीड़ ज़्यादा होगी और एकदम भगदड़ मच जाए, तो भीड़ ज़्यादा होगी तो लोग तेज़ी से नहीं दौड़ सकेंगे, लेकिन अगर एक फील्ड में 4-5 लोग खड़े हैं और वो भागने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं। बस इस बात से इतना समझ सकते हैं कि कण होते हैं, अगर कण दूर दूर होंगे तो वो तेज़ी से गति कर सकते हैं। तो गैसों में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए वो तेज़ी से गति कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपको टॉस दिया गया है, तो उसके कण क्या हैं, एक अरेंजमेंट में फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल पास पास है। नेक्स्ट आपके सामने द्रव दिया गया है, तो इसके कण क्या हैं, इसके कण थोड़ी दूरी पर हैं।
आपको इनके बीच रिक्त स्थान भी देखने को मिलेगा। लेकिन गैसों की बात करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिक्त स्थान देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके कण क्या हैं, आपस में बहुत दूरी पर हैं। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा ठोस है, और ये क्या द्रव के कण हैं, और ये गैस के कण हैं। इस तरह के कण होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो जो मानव शरीर है हमारा, उसी भी हम 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को भी आप 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। पानी अगर आप इसे बर्फ़ बना दें तब क्या हो गया, ये ठोस हो गया, और इसे भाप बना दें तब ये क्या हो गया, गैस हो गया, और पानी खुद क्या एक द्रव है। तो पानी को आप 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। इसी तरह से हम मनुष्य के शरीर को भी 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। हड्डियों और दांत को हम मान सकते हैं क्या है, ये ठोस होती हैं, तो मनुष्य की ये क्या है, ठोस हैं। तो ठोस अवस्था हम देख सकते हैं। अब मनुष्य के अंदर रक्त और जल द्रव अवस्था में होता है। मनुष्य है हमारा, मनुष्य के अंदर उसके ब्लड भी है और वाटर भी है मौजूद है, तो वो कह सकते हैं उसके क्या, द्रव अवस्था में। लेकिन फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था में होती है, और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, फेफड़ों से जो हम गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये कौन सी अवस्था हो गई, गैसीय अवस्था। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का शरीर भी 3 अवस्थाओं का पालन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो जैसा कि आप सबको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनका आकार क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्थाएं स्पष्ट सीमाएं होती हैं। मान लो आपके सामने ये बॉक्स है, तो ये ठोस है, तो उसकी क्या होगी, एक निश्चित सीमा होगी। निश्चित या स्तर आयतन होता है, इसका आयतन और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसकी संमीटता नगण्य होती है, यानी कि इसे सही तरीके से क्या आप इसे दबा नहीं सकते हैं। और ये दृढ़ होते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से पुनः ये क्या, मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड क्या होता है, टूट जाता है। तो ये ठोस का उदाहरण है, इन्हें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठोसों के जो कण होते हैं वो उनकी गति बहुत कम होती है, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट दिया गया है, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। तो अगर आपको ये बताया गया कि मान लो आपके चीनी के दाने हैं, तो वो ठोस हैं, अगर आप किसी भी बर्तन में डाल रहे हैं तो उनका खुद का आकार चेंज नहीं होगा। वो आपस में मिलकर तो आकार को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनका खुद के कणों का आकार चेंज नहीं होगा। अगला है हमारा, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ठोस है, कारण ये स्पंज के छिद्रों से हवा भरी होती है और दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप समझ सकते हैं ठोस के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव तरल होते हैं, इनमें भाप होता है, तो जाहिर सी बात है द्रव होंगे तो भाप तो इनके अंदर होगा ही, यानी कि बहने का गुण इनके अंदर मौजूद होगा। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, ये बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी द्रव को आप जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेगा। नेक्स्ट है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। आयतन क्या होगा, एक निश्चित ही आयतन होगा, लेकिन आकार क्या होगा, आकार इसका क्या होगा, अनिश्चित होगा। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होती है, लेकिन क्या होती है, द्रवों को आप संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन ठोसों से ज़्यादा कर सकते हैं और गैसों से कम कर सकते हैं, यानी कि मध्यम में। नेक्स्ट दिया गया, द्रवों के कण आकर्षण बल हमेशा, द्रवों के कणों का आकर्षण बल उसके आयतन निश्चित रखता है। जो आकर्षण बल होता है द्रवों के अंदर, उसके आयतन को क्या करता है, निश्चित रखता है। अगला पॉइंट दिया गया है, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो बता ही चुका हूँ, अगर पानी है, पानी को अगर आप किसी इस तरह के बर्तन में डालेंगे तो इसका आकार ले लेगा, अगर आप किसी फैले बर्तन में डालेंगे तो क्या, ये इसी का आकार ले लेगा। अगला पॉइंट है, गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती हैं, और ये जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। ये उसका उदाहरण है, आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। वही चीज़ आपको दोबारा बताई जा रही है कि, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जो विसरण दर होगी द्रव में ज़्यादा होगी। किस कारण होगी, क्योंकि जो द्रव के कण होंगे क्या होंगे, द्रव के कणों की गति किससे ज़्यादा होगी, ठोसों से ज़्यादा होगी, लेकिन गैसों से कम होगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसीय अवस्था की। तो गैसों में बहाव का गुण होता है, आपको ध्यान रखना है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, तो गैसों को बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। गैसों में कोई भी निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, तो गैस को अगर आप एक कमरे के अंदर फैला दें आसानी से फैल सकती है, या एक छोटे से बर्तन में ले लें तो एक छोटे से बर्तन में भी आ सकती है। गैसों का में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। गैसों में कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता है, गैसों का एक निश्चित आयतन भी नहीं होता है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जगह इन गैसों के जो कण होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा जगह इनके पास होती है, तो वो कहीं भी घूम सकते हैं। अगर कण इतनी दूरी पर हैं तो वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनमें आकर्षण बल कम होता है, अगर आकर्षण बल कम है इसी वजह से तो वो दूर दूर हैं। अगर पास पास होते तो उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस भी जिस बर्तन में रखी जाती है वो उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। इस पॉइंट को तो आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में बर्तनों की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस पर दबाव बनता है। तो दोस्तों ये इसका पार्ट नंबर 1 है। अगले पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करने की कोशिश करें, आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बचेगा। तो अगर आप लोग इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।